नमस्कार मित्रों, इस सर्द सुबह में आप सबका स्वागत है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश की सरकार की काम करने की सोच बदली, कार्य पद्धति बदली, सरकार की प्राथमिकताएं बदली। उसके चलते हुए आज देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत बड़े बदलाव के दौर पर है और आने वाले समय में भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की ताकत से विश्व के समृद्ध शक्तिशाली देशों की श्रृंखला में जाकर खड़ा होने के लिए तैयार है। आज़ादी के बाद से निरंतर जो न्यूनताएं इस देश में रह गई थी, सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाया था। एक नई व्यवस्था, योजनाओं के निर्माण के दृष्टिकोण से और उनको धरातल पर उतारने के दृष्टिकोण से जो सरकार ने बनाई, उसके चलते हुए आज देश दुनिया के सभी एनालिटिक करने वाले लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, एनालाइज करने वाले सभी लोग संवेद स्वर से स्वीकार करते हैं कि भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए और निश्चित रूप से गरीबी की रेखा से जो बाहर निकले, उनके चलते हुए मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ, सीमाएं देश की सुरक्षित हुई है, भारत में औद्योगिक निवेश बढ़ा है, एफडीआई ऑल टाइम हाई पर आकर के खड़ी हुई है और सोच और कार्य पद्धति बदलने के चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था फ्रजाइल 5 से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आकर सम्मिलित हुई है और भारत पूरी दुनिया के निवेश का एक केंद्र ऐसा रूप में उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने निर्णय लिए, इनोवेशन पर काम करें, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर काम करें, उसके चलते हुए हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया का 10वां बड़ा प्लेयर ऐसा आज माना जाने लगा है। भारत में एफडीआई इनफ्लो जिस तरह से बढ़ा है, पिछले सितंबर में अगर देखें तो 45% की ग्रोथ एक मंथ जो है करस्पॉन्डिंग मंथ के दृष्टिकोण से एक महीने में हुई है। आज़ादी के बाद से भारत में जो कुल मिलाकर के $14 ट्रिलियन का निवेश हुआ है, उसमें से 8 ट्रिलियन का निवेश केवल इस 10 साल के कालखंड में हुआ। हम निश्चित रूप से इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि भारत आर्थिक सशक्तिकरण के एक बड़े दौर से गुजरते हुए, बदलाव के दौर से गुजर करके आज तकनीकी के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के निर्माण के क्षेत्र में, सामरिक उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में आकर के खड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ इस 10 साल के कालखंड में भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की है, वहीं 10 साल के इस कालखंड में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के चिंतन और विचार का कंपास भी 360 डिग्री घूम गया है। न केवल भविष्य के प्रति गतिशीलता है, लेकिन अतीत के प्रति, हमारी विरासत के प्रति देखने की दृष्टि भी पिछले 10 साल में बदली है। आज हम सांस्कृतिक गौरव के उस दौर से गुजर रहे हैं जब एक तरफ जहां अयोध्या का भव्य मंदिर निर्मित हुआ है, देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जिस तरह से परिवर्तित हुआ है,
सोमनाथ में विकास कार्य के नए कीर्तिमान बने। बाबा केदारनाथ धाम में विभीषिका के बाद का परिवर्तन जो है आज पूरा विश्व उसको देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में जिस तरह से काम हुआ है, मैं कुछ विषय आपके संज्ञान में आज लाना चाहता हूँ। पिछले इस 10 साल के कालखंड में जिस तरह से सरकार ने विरासत पर विश्वास और भरोसा करना, विरासत का सम्मान करना और विकास की दिशा में आगे बढ़ना, इस दृष्टिकोण से जो काम किया है उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा सरकार बनने के साथ ही 40 दिन के भीतर हमने विश्व धरोहर समिति, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भारत में पहली बार जो आयोजित करने का सौभाग्य मिला। एकाएक अवसर आने के बाद में भी 40 दिन में इतने बड़े आयोजन, जिसमें दुनिया के लगभग 200 देशों में से 170-80 देशों के 2500 प्रतिनिधियों ने आकर के 10 दिन तक उस बैठक में हिस्सा लिया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि लगातार 5वें साल भारत के एक ऐतिहासिक धरोहर को, हमारे जो है चराई देव के म्यूजियम्स को आसाम में, उसको विश्व धरोहर के रूप में इस बार मान्यता दिलाने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। इसी कार्यक्रम में G20 की जो बैठक पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, काशी में हुई मंत्रियों की बैठक में जो काशी कल्चर पाथवे तय किया गया था। अभी हाल ही में मैं ब्राज़ील में संपन्न हुई कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग में और बाद में टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग में, दोनों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला। भारत ने जो बीज प्रतिपादित किया था काशी कल्चर पाथवे के नाम पर, कि जो कल्चरल प्रॉपर्टी जिस देश की अनैतिक नैतिक तरीके से देश से बाहर गई है, उनको उस देश में वापस लाने का मार्ग सरल बनना चाहिए। पूरे विश्व ने इसको एंडोर्स किया और इसी विषय को आगे ब्राज़ील की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस विषय को आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया है। इसके साथ साथ में कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का भारत का जो संकल्प था और इसका फॉर्मूला है, इसको एक फॉर्मल इकोनॉमी का रूप देने का जो विषय था, उस विषय को भी ब्राज़ील ने अब आगे बढ़ाया है। कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी में और अधिक इन्वेस्टमेंट हो, ये भारत का जो संकल्प था, एक बार फिर पूरा विश्व उसको दोहराता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विरासत का सम्मान हमने करना प्रारंभ किया है, एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना संस्कृति मंत्रालय ने ली है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारत के 10,000 साल के इवोल्यूशन को दिखाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम हमारे राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाने पर की योजना पर काम कर रहे हैं। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है फ्रांस का लूव्र, उससे लगभग 2 गुने से ज़्यादा जो है एरिया, एग्जीबिशन एरिया वाला म्यूज़ियम ये होगा, कि बेसिक तैयारियां की है और टेक्निकल नो-हाउ और फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, क्योंकि फ्रांस में इस तरह की पौराणिक बिल्डिंग्स को जो है म्यूज़ियम्स में कन्वर्ट करने की उनके पास में महारत हासिल है, अनुभव है। फिर हमने फ्रांस के साथ में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इसको लेकर के एक जो है समझौता, उसके ऊपर हम फॉर्मल रूप से करने जा रहे हैं। हालांकि हमने काम अभी प्रारंभ कर दिया है। भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर भारत में मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में उपलब्ध है। आज देश में ताड़पत्र पे लिखी हुई, भोजपत्र पे लिखी हुई, सिल्क पे लिखी हुई, कपड़े पर लिखी हुई हज़ारों साल की ऐसी जो है हमारे पास में ऐतिहासिक मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो हमारे पास में है।
2000 से ज़्यादा साल की ऐसी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भारत में आज उपलब्ध है। उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का संरक्षण करना और उनका डिजिटाइजेशन करना, इसको लेकर के एक बड़े मिशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत की संस्कृति का प्रतीक चिन्ह और पूरे विश्व भर में भारत की संस्कृति को अनूठे रूप से दिखाने वाला महाकुंभ अभी प्रयागराज में होने वाला है 2025 के इस महाकुंभ में, जिसमें ऐसा अनुमान किया जाता है कि लगभग दुनिया के सभी देशों से और भारत भर से ऐसे कुल मिलाकर के 45 करोड़ से ज़्यादा लोग इस 45 दिन के आयोजन में वहाँ साक्षी बनेंगे। इसके आयोजन को लेकर के भी बड़े व्यापक स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में भारत सरकार तैयारी कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने भी मेला समिति के द्वारा जो जगह संस्कृति मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई है, लगभग 12 एकड़, उसमें हम पूरे भारत की कल्चर, क्राफ्ट और क्विजीन, भारत का भोजन, भारत की कला और भारत की संस्कृति, इन तीनों की विविधता का दर्शन एक जगह करा सकें, मिनी इंडिया एक जगह बना सकें, ऐसी योजना हमने बनाई है, जहां हम भारत के हर प्रांत की इस विविधता को एग्जिबिट करेंगे। आने वाले लोग वहां पर उसको अनुभव कर सकेंगे, वहां इस तरह के उत्पाद को खरीद सकेंगे। उसके साथ साथ में लगभग प्रतिदिन, महास्नानों के दिन को छोड़ करके लगभग प्रतिदिन दिन में और शाम को बड़े सांस्कृतिक आयोजन, भारत की लोक कला, भारत के संगीत, भारत के नृत्य और भारत की संस्कृति, इनसे जुड़े हुए आयोजन वहाँ होंगे, ताकि कुंभ एक जीवंत कुंभ के रूप में वहाँ भारत का दर्शन और भारत की संस्कृति का दर्शन हम करा सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उनके साथ में बैठकर जो साझा बैठक हमने की थी, उसमें मेरे आग्रह पर ये जगह देने के साथ साथ में उन्होंने पूरे कुंभ के पेला परिक्षेत्र में लगभग 10 से ज़्यादा ऐसी जगह चिन्हित करके और संस्कृति मंत्रालय को देने का ऐसा निर्णय किया है, जहां हम भारत की सांस्कृतिक वैभव को दिखाने के लिए दिन भर कुछ न कुछ प्रोग्राम अलग अलग तरह से बदल करके पूरे कुंभ में इस तरह के डिपिक्ट कर सकें। तो आने वाले समय में कुंभ जो है उसमें भारत के ऐसे ख्यातनाम सारे कलाकार विभिन्न विधाओं के, जिसमें SNA अवार्डीज़ भी हैं, पद्मा अवार्डीज़ भी हैं, जिसमें NSD के प्रोडक्शंस भी हैं, हमारी जो जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं उनके ऐसे अवार्डेड कलाकार जो है वहाँ रह कर के 15 दिन तक अपनी विधाओं का प्रदर्शन वहाँ करने वाले हैं। हम सब ने की जानकारी में है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने को वर्ष पर्यंत कार्यक्रम पिछले 26 तारीख से प्रारंभ होकर के चले। संविधान सभा की डिबेट्स को लेकर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में उसको लेकर के संविधान सभा की मूल संविधान सभा ऐसा आयोजन किया जाए, इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में संविधान सभा और संविधान को अंगीकार करने और उसके बाद की स्थितियों परिस्थितियों पर विभिन्न विचार गोष्ठियाँ हों, वर्कशॉप्स हों, देश भर में इस तरह के कार्यक्रम हों, इसकी रचना भी बनाई है। संविधान में जो भारत की सांस्कृतिक वैभव को दिखाने के लिए जो कलाकृतियों को उकेरा गया था मूल कृति में, उसको लेकर के एक पुस्तक भी हमने अभी रिलीज़ की है। उसको लेकर के भी आने वाले समय में हम कुछ कार्यक्रम जो है इस दिशा में आयोजित करने वाले हैं। भारत की धरोहर जो गुलामी के कालखंड में और उसके बाद में चोरी छुपे भारत से बाहर ले जाई गई, आज़ादी से लेकर के, क्योंकि सरकारों का विरासत के प्रति सम्मान नहीं था, इसके चलते हुए केवल 13 ऐसी एंटिक्विटीज़ थी हमारी जो आज़ादी के बाद में भारत में वापस लौटी थी। लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत का सम्मान करने वाली सरकार और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते हुए अब तक 345 ऐसी धरोहरें भारत में वापस लौटी हैं। और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के अमेरिका दौरे के समय पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने भारत की ऐसे 297 और प्रॉपर्टीज़ को भारत को लौटाने का निर्णय किया, जिनको अब लाने की जो है उनकी व्यवस्था पर भारत सरकार काम कर रही है। तो हम 13 के आंकड़े से लेकर के इस 10 साल के कालखंड में 642 तक पहुँचे हैं।
और जिस तरह से हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में किया है और दूसरे अन्य देशों के साथ में भी इस तरह का एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत की और ऐसी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को हम ला सकें, इस विषय पर को लेकर के हम गंभीरता के साथ में प्रयास कर रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं भारत में वापस आएंगी। आप सबके संज्ञान में है सम्मानीय मोदी जी का जो स्थानीय भाषा और मातृभाषाओं के लिए जो स्नेह है और जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उनको प्राधान्य दिया गया है। अभी मंत्रालय के एक निर्णय के आधार पर कैबिनेट ने डिसीजन करके मंत्रालय के प्रस्ताव पर असमी, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी प्रदान किया है। हमने पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट अभी आयोजित की है और आने वाले समय में 3 महीने में के भीतर हम वर्ल्ड बुद्धिस्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन भी भारत में ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि भारत की कल्चर की प्राधान्यता बढ़ी, भारत की विरासत का सम्मान प्रारंभ हुआ, भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की, इसलिए भारत की तरफ देखने का विश्व का नज़रिया बदला है और उसके चलते हुए ग्लोबल टूरिस्ट इन्फ्लो भारत में जो है वो एक नए सिरे से भारत की पहचान बनने के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदलने के चलते हुए लोगों का रुझान भारत की तरफ बढ़ा है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की है, जैसा मैंने कहा 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, उसके चलते हुए भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल एकदम से एक्सपोनेंशियली कोविड के बाद में ग्रो हुआ है, बहुत तेज गति के साथ में बढ़ा है। टूरिज्म के लिए पहली आवश्यकता जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की होती है। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो माननीय मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र है, उसके आधार पर हमने 1.5 लाख किलोमीटर जो सड़कें बनाई, नए एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 157 तक पहुंची, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, कम्यूटेशन आसान होने के चलते हुए भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म जो है बहुत तेज गति के साथ में बढ़ रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को जान सकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इनक्रेडिबल इंडिया को रिवैम्प करके पूरा कंप्लीट एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जो आज किसी भी देश का बना हुआ टूरिज्म मिनिस्ट्री का या पर्यटन मंत्रालय का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि उसमें देखें। आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट, जिस तरह का पर्यटन आप चाहते हैं, आपके पास कितना समय है, आपका पास ट्रैवल करने के लिए कितना समय, इसको डालेंगे। आपको भारत में डिफरेंट पैकेजेस आपके इंटरेस्ट के अनुरूप, भारत में डिफरेंट पैकेजेस आपके समय की उपलब्धता के अनुरूप क्यूरेट करके वो आर्टिफिशियल इंजन से आपको देगा और उससे रिलेटेड जितनी जानकारी है वो सब वहाँ आपको मिलेगी और वहीं से डायरेक्ट बुकिंग इंजन से आप जो है बुक करा करके और आप भ्रमण कर सकते हैं और उस पर बहुत तेज़ गति के साथ में फुटफॉल बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से टूरिस्ट के लिए ई वीज़ा की सुविधा प्रारंभ की थी, उसके कारण से भी भारत में वीज़ा के कारण से होने वाले हैसल्स वो कम होने के कारण से भारत के में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। हमारे प्रवासी भारतीयों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत के कल्चरल एम्बेसडर ऐसा कह कर के उनको संबोधित करते हैं, उनको हमने आग्रह किया है कि वो अपने कार्यक्षेत्र में, अपने प्रभाव क्षेत्र में जहाँ कहीं रहते हैं और काम करते हैं, जिस किसी भी देश या स्थान में, वहाँ वो कुछ लोगों को मोटिवेट करें, नॉन इंडियंस को भारत जाने के लिए प्रेरित करें। ऐसे 1 लाख लोगों को वीज़ा फ्री एग्जेम्प्ट करने का निर्णय जो पिछले वर्ष हुआ था, उसको अभी हमने यूके में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के समय में लॉन्च किया है और उसके बाद में एकाएक तेज गति के साथ में बहुत सारे रुझान जो हैं इस दृष्टिकोण से दिखाई देने लगे हैं। ओवरऑल टूरिस्ट जो है, आने वाले पर्यटक का अनुभव बेहतर हो,
टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हम और ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल बना सकें, इस दृष्टिकोण से स्वदेश दर्शन की स्कीम और हमारे तीर्थ स्थानों के डेवलपमेंट को लेकर के जो स्कीम्स प्रसाद की योजना बनी थी, अब तक देश में लगभग 6,800 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे 120 प्रोजेक्ट्स हमने लगभग पूरे किए हैं या पूरे होने की परिस्थिति में है। इसी के साथ साथ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के बजट घोषणा जो पिछली बार हुई थी, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को इंटरेस्ट फ्री 50 साल में बाद में रीपे करने लायक ऐसा सॉफ्ट लोन देने की जो व्यवस्था की गई थी, उस संकल्पना के तहत टूरिज़्म के विभिन्न राज्यों से हमने प्रस्ताव आमंत्रित करके ऐसे नए डेस्टिनेशन डेवलप करना जिनके चलते हुए हम एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस को डीक्लटर कर सकें, डीकंजेस्ट कर सकें, वहाँ से लोगों को दूसरे जगहों पर ले जा सकें। ऐसे नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करना या एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस पे फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लेकर के लगभग सभी 23 प्रांतों के 3,300 करोड़ रुपए लागत के ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी हाल ही में हमने स्वीकृत किए हैं। टूरिज्म का मार्केटिंग एंड प्रमोशन के ऊपर काम करने के साथ साथ में ईज़ ऑफ ट्रैवल के दृष्टिकोण से भी मंत्रालय ने जो काम किया उसका प्रभाव अब दिखाई देता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल जो 2014 में 1 करोड़ 31 लाख भारत में होता था, वो आज बढ़ करके 2023 में 1 करोड़ 80 लाख के आगे निकल गया है। और इसके साथ साथ में हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट है, उसमें 2004 के कंपैरिजन में दुगनी से ज़्यादा ग्रोथ उसमें हुई है। और पूरे देश भर में दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी एक देश में टूरिज़्म के, डोमेस्टिक टूरिज़्म के फ्लरिश होने की रजिस्टर हुई है, वो भारत में है। इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार के माननीय मोदी जी के प्रयासों और उनके मार्गदर्शन के चलते हुए जहाँ पूरा भारत होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में विकसित हो रहा है, वहाँ भारत की विरासत के प्रति सम्मान और देखने की दृष्टि बदलने के साथ साथ में भारत के प्रति देखने का, दुनिया का नज़रिया बदलने और भारत के लोगों के पास में डिस्पेंसेबल इनकम होने के चलते हुए आज भारत जो है टूरिज़्म के दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे तेज़ गति से जिस सेक्टर का विकास, इस सेक्टर का विकास जिस देश में हो रहा है, उसकी श्रृंखला में आकर के खड़ा हुआ है। बड़े देशों की संख्या के परिप्रेक्ष्य से अगर मैं चर्चा करूं तो भारत सबसे ज़्यादा ग्रोथ जहाँ रजिस्टर हो रही है और ऐसा वैश्विक अनुमान लगाया जाता है कि भारत की आने वाले समय में टूरिज़्म की ग्रोथ रेट इसकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से दुगना, मतलब लगभग 15% से ज़्यादा ऐसा रहने वाली है। लेकिन हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन सस्टेनेबल हो और सस्टेनेबिलिटी को फैक्टर इन करते हुए भी हमने डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के भी उस पर राज्यों के साथ में बातचीत करके काम करना प्रारंभ किया है।